Jai Jinendra, all of you. We are done with 2 chapters of auditing of CA Inter, that is chapter number 1, Nature, Scope and Objectives of Audit, and chapter number 11, Audit Reports. Hope you have completed those chapters and learned them too. Now moving forward, we are starting with chapter number 12, Audit of Banks. We will do this chapter in question answer format as much as possible. Around 7 to 8 marks of the paper is constituted by this chapter. Now starting with this chapter. Chapter number 12, Audit of Banks. इसमें बैंक ऑडिट की 4 चीज़ें हैं अपने कोर्स में। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फ्रेमवर्क क्या होगा बैंक ऑडिट का, ऑडिट की अप्रोच क्या रहेगी, आइटम्स ऑफ बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होंगे, और ऑडिटिंग एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू रेवेन्यू आइटम्स की हम लोग ऑडिट कैसे करेंगे, एडवांसेस की कैसे करेंगे, और एनपीएस को हम लोग कैसे रेफर करेंगे हमारी ऑडिट के अंदर। इंट्रोडक्शन कुछ भी नहीं है, बेसिक सा दे रखा है, छोड़ सकते हैं आप इसे। टाइप ऑफ बैंक्स इन्होंने बता रखे हैं कि कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं जिनको हम लोग टर्म लैंडिंग बैंक्स बोलते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, पेमेंट बैंक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पेटीएम पेमेंट्स बैंक या फिर एयरटेल पेमेंट्स बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब 2 मेजर फंक्शंस ऑफ बैंक क्या होते हैं, पहला तो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स, और जो इसने एक्सेप्ट करा है डिपॉजिट्स उन्हीं को ही आगे ग्रांट करता है एडवांसेस की तरह, दैट इज लोन्स प्रोवाइड कराना। 2 ये इसके मेजर फंक्शंस होते हैं बैंक के। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बता रखा है इन्होंने, रेगुलेटरी बॉडी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारी रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया की। अब उसके फंक्शंस एक्सप्लेन करने के लिए अपने पेपर में आ सकते हैं कि ये लाइन आएगी, द फंक्शनिंग ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई विच एक्ट्स एज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। तो व्हाट आर द फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय आरबीआई, प्लीज एक्सप्लेन या एलुसिडेट। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है, आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड सुपरविजन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। आरबीआई रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट करने के लिए और उनको सुपरवाइज करने के लिए, जो कि पूरा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है इंडिया का, विच कंप्राइजेज बैंक्स एंड एनबीएफसीज। बैंक भी आ जाते हैं इसमें और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं। एज वेल एज फॉर आरबीआई किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डिटरमाइनिंग इन कंजंक्शन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट मॉनिटरी और क्रेडिट पॉलिसीज जो इंडिया के अंदर रहेंगी उनके लिए भी आरबीआई रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला, आरबीआई इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ आरबीआई आर इशुएंस ऑफ करेंसी, नोट्स को इशू करता है, रेगुलेशन ऑफ करेंसी इशू जो इसने इशू कर रखी है पूरे मार्केट के अंदर उसको रेगुलेट भी करता है, एक्टिंग एज बैंकर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स का बैंकर एक्ट होता है आरबीआई, एक्टिंग एज बैंकर टू द कॉमर्शियल एंड अदर टाइप्स ऑफ बैंक्स इंक्लूडिंग टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस। Besides this, RBI has also been entrusted with the responsibility of regulating in the activities of commercial and other banks. एक्टिविटीज़ को भी रेगुलेट करता है कॉमर्शियल और अदर बैंक्स की है। नो बैंक कैन कमेंस द बिजनेस ऑफ बैंकिंग और ओपन न्यू ब्रांचेस विदाउट ऑब्टेनिंग लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। जब तक कोई बैंक आरबीआई से लाइसेंस नहीं ले लेता है तब तक वो अपना कोई भी ब्रांच या फिर ऑपरेट कमेंस नहीं कर सकता है। द आरबीआई हैज़ ऑल्सो हैज़ द पावर टू इंस्पेक्ट एनी बैंक। आरबीआई के पास इंस्पेक्शन की भी पावर्स होती है बैंक को। Independent of audit of financial statements of banks is important for the healthy, safe and sound banking system. अगर हम लोग healthy, safe और sound banking system चाहते हैं तो हर एक बैंक ब्रांच की और इंडिपेंडेंट ऑडिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैंकिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं, वो ब्रांचेस पे कंडक्ट होते हैं। इसमें ये दे रखा है कि बैंकिंग ऑपरेशंस आर कंडक्टेड ओनली एट द ब्रांचेस। जो बैंकिंग ऑपरेशंस होते हैं वो ब्रांचेस पे कवर रहते हैं, जबकि जो बैक ऑफिस रहता है, हेड ऑफिस रहता है, वाइल अदर ऑफिसेज एक्ट एज कंट्रोलिंग अथॉरिटीज और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज दैट ले डाउन पॉलिसीज, सिस्टम्स, इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन कंप्लायंस विद द स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी impositions and in compliance with accepted accounting principles and practices that cover all transactions and economic activities। छोड़ सकते हैं आप इसको, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब एक्ट्स गवर्निंग बैंक ऑडिट, हम लोगों को किन किन ऑडिट एक्ट्स का ध्यान रखना पड़ता है जब हम लोग बैंक ऑडिट कर रहे होते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का, एसबीआई एक्ट 1955 का, कंपनीज एक्ट 2013 अगर वो बैंक कंपनी की तरह एक्ट करता है तो फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, उन सब पे कंपनीज एक्ट भी लगता है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी एक्ट भी लगता है, फॉर एग्जाम्पल एसबीबीजे इज अ सब्सिडरी ऑफ एसबीआई। अब तो वो मर्ज हो चुका है लेकिन पहले ये सब्सिडरी था। रीजनल रूरल बैंक हो गया, तो आप इनको एक बार रीड कर सकते हैं। ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, नाम याद करके एक बार इनको लीव कर सकते हैं आप। सरफासी एक्ट है, ऐसे ही है। अब पेक्यूलियरिटीज इन्वॉल्व, ये भी स्किप कर सकते हैं आप। अब टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स टू बी इशूड जनरली, अब जब सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपनी मेन ऑडिट रिपोर्ट इशू करता है तो उसको अपनी मेन ऑडिट रिपोर्ट के साथ ये जो इन्होंने 7-8 पॉइंट्स दे रखे हैं ये भी अपनी रिपोर्ट्स या फिर सर्टिफिकेट्स इशू करने पड़ते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट आ रही है, रिपोर्ट ऑन एडिकेसी
एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये अपन ने कंपनी ऑडिट में अपन को पढ़ना है, ये सेक्शन 143(3)(1) का रेफरेंस है यहाँ पे। तो वो रिपोर्ट बैंक इसको ऑडिटर को अपनी इशू करनी पड़ेगी इन एडिशन टू द मेन ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, अगली रिपोर्ट आएगी लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। इसको अपन लोग अभी डिटेल में नीचे डिस्कस करेंगे, इसका अलग टॉपिक दे रखा है इंस्टीट्यूट ने। रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस विद SLR रिक्वायरमेंट्स। SLR रिक्वायरमेंट्स बैंक को मेंटेन करना पड़ता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कैश और गोल्ड के फॉर्म में, तो इतना आपको मेंटेन करना है। तो अपन लोग इस चीज़ की रिपोर्ट देंगे कि बैंक ने पूरा उस जो SLR रिक्वायरमेंट्स थी उनको कंप्लाई करा भी है या नहीं करा है पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। Report on whether the treasury operations of the bank have been conducted in accordance with the instructions issued by the RBI from time to time. RBI treasury operations के लिए time to time इंस्ट्रक्शंस देता रहता है। तो अपन को ऑडिटर को ये साथ में रिपोर्ट देनी है मेन ऑडिट रिपोर्ट के साथ कि बैंक ने उनको कंडक्ट करा भी है या नहीं करा है। अगली रिपोर्ट ऑन वेदर द इनकम रिकॉग्निशन, असेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग हैव बीन मेड एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय द RBI फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये एक बार रीड करके आप इनको 5 पॉइंट याद कर लीजिएगा इसके। ठीक है, अब ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इन बैंक, इसको आप लीव कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे एक और पॉइंट आ रहा है छोटा सा कि बैंक 3 तरीके से कैटेगराइज होते हैं। एक तो जहाँ पे बिल्कुल भी कंप्यूटराइजेशन नहीं है, पार्शियली कंप्यूटराइज ब्रांचेज हैं, और कोई फुली कंप्यूटराइज ब्रांचेज जहाँ पर पूरा काम ऑटोमेटेड होता है। अब द ऑडिटर शुड नॉट गो बाय द अजम्पशन दैट द सिस्टम जनरेटेड इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट। अगर किसी बैंक ने सिस्टम जनरेट मतलब सिस्टम लगा रखा है और अपने फंक्शंस को एस्टैब्लिश करने के लिए, तो ऑडिटर को पूरा यही ऐसी एजम्पशन पे काम नहीं करना चाहिए कि जो उसका सिस्टम है वो पूरा करेक्ट होगा एंड कैन बी रिलाइड अपॉन, उसके सिस्टम पे रिलाई कर सकते हैं विदाउट एविडेंस दैट डेमोन्स्ट्रेट्स दैट द सिस्टम ड्राइवन इन्फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स। पहले उसको चेक करना पड़ेगा कि वो जो सिस्टम ड्राइवन इन्फॉर्मेशन है वो पैरामीटर्स फुलफिल कर रही है नहीं कर रही है, कि हाँ ये पूरा सिस्टम सही है। ठीक है, बैंक ऑडिट अप्रोच पे आते हैं अपन लोग। अब बैंक शुड हैव अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स टू मिटिगेटेड रिस्क्स। बैंक के पास इतने अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स रहने चाहिए कि वो जो उसकी रिस्क है उसको मिटिगेट कर सके, ख़त्म कर सके या कम कर सके, इंक्लूडिंग इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। एक जना जो काम मतलब एक जने अगर कैश की डिपॉजिट कराए तो फिर वो एंट्रीज नहीं करेगा, सिर्फ डिपॉजिट करके किसी और चेकर के पास भेज देगा। ठीक है, दैट इज़ द मेकर शुड नॉट बी द चेकर, पर्टिकुलरली बिटवीन फ्रंट एंड बैंक ऑफिसर्स के अंदर, बैक एंड और फ्रंट एंड के अंदर दोनों अलग अलग रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स रहने चाहिए। एक्यूरेट मेजरमेंट होना चाहिए और रिपोर्टिंग होनी चाहिए पोजीशंस की। वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शंस होना चाहिए। रिकंसिलिएशन होना चाहिए पोजीशन का और रिजल्ट्स का। सेटिंग अप लिमिट्स होनी चाहिए कि इतनी लिमिट तक तो ये ऑफिसर करेगा, अगर इस लिमिट से ज़्यादा का काम है तो कोई और ऑफिसर करेगा। रिपोर्टिंग एंड अप्रूवल ऑफ एक्सेप्शंस होना चाहिए। एक्सेप्शन रिपोर्ट बैंक की ब्रांच में जो मेन मैनेजर रहता है उसके डेस्कटॉप पर रोज़ एक्सेप्शन रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, तो ऑडिटर को उनको भी चेक करना चाहिए। फिजिकल सिक्योरिटी कैसी है बैंक के अंदर और कंटिजेंसी की प्लानिंग कैसी है कि अगर सिस्टम बंद हो जाए तो बैंक कैसे अपना सिस्टम को ऑपरेट करेगा। ठीक है, अब ये इन चीज़ों को आप रीड करके इग्नोर कर सकते हो कि कौन क्या करेगा और कैसे कैसे करेगा, हु व्हाट व्हेन वेयर व्हाई और हाउ। ठीक है, इनको रीड करके आप इग्नोर कर सकते हैं। अब एंगेजमेंट टीम डिस्कशंस है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, May 19 में आ चुका था आपके, और MTP March 18 में भी इंस्टीट्यूट पूछ चुका है आपसे कि जो एंगेजमेंट टीम रहेगी जो ऑडिट करने जाएगी वो क्या क्या डिस्कस करेगी पहले बैंक ऑडिट स्टार्ट करने से पहले। तो द एंगेजमेंट टीम शुड होल्ड डिस्कशंस टू गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैंक एंड इट्स एनवायरनमेंट, इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल एंड ऑल्सो टू असेस द पोटेंशियल फॉर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ऑल दीज डिस्कशंस शुड बी अप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंटेड। ये जो सारे डिस्कशंस होंगे ये अप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंटेड रहने चाहिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, द डिस्कशंस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम एंड द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर जो कि CA रहेगा शुड बी डन ऑन द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द बैंक ब्रांच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। ये हम लोग जो बैंक ब्रांच के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स होने के चांसेस हैं उसके ऊपर हमारा डिस्कशन ज़्यादा रहेगा। These discussions are ordinarily done at the planning stage of an audit। हम लोग प्लान करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग फिर हमारी ऑडिट को एग्जीक्यूट करेंगे। स्पेसिफिक एम्फेसिस शुड बी प्रोवाइडेड टू द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द बैंक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स ड्यू टू फ्रॉड होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं, वहाँ पे एडवांसेस कितने ज़्यादा हैं उस बैंक के अंदर, उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। दैट इनेबल्स द एंगेजमेंट टीम टू कंसिडर एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू फ्रॉड रिस्क, कि हमारे को हमारी फ्रॉड रिस्क को कम कैसे करना है। ठीक है, इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू एंगेजमेंट रिस्क, परवेसिव रिस्क एंड स्पेसिफिक रिस्क। इट फर्दर इनेबल्स द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर टू डेलीगेट द वर्क टू द एक्सपीरियंस एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, जो उस एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के अंदर उस फ्रॉड रिस्क को पकड़ने के लिए
एक्सपीरियंस रहेंगे वो एंगेजमेंट पार्टनर उनको अपना काम डेलीगेट कर देगा। एंड टू डिटरमाइन द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड व्हेन फ्रॉड इज आइडेंटिफाइड, और अगर एंगेजमेंट टीम ने कोई फ्रॉड आइडेंटिफाई करा है तो फिर उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, ये हम लोग ऐसे 220 के अंदर क्वालिटी कंट्रोल के अंदर देख चुके हैं कि हमारे को क्या क्या प्रोसीजर्स बना के रखने चाहिए। फर्दर ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर में रिव्यू द नीड टू इन्वॉल्व स्पेशलिस्ट टू एड्रेस द इशूज रिलेटिंग टू फ्रॉड। अगर कोई मेजर फ्रॉड रिपोर्ट होता है और जो एंगेजमेंट पार्टनर को उसकी पूरी नॉलेज नहीं है तो वो उसको रिव्यू करने के लिए कोई स्पेशलिस्ट को भी अपॉइंट कर सकता है। अब इनकम रिकॉग्निशन पॉलिसी क्या रहेगी? द पॉलिसी ऑफ इनकम रिकॉग्निशन शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी रादर दैन ऑन एनी सब्जेक्टिव कंसिडरेशंस। बैंक के पास जो वो इनकम रिकॉर्ड करेगा वो रिकवरी के बेसिस पे रहना चाहिए। अगर एनपीएस की वो इनकम रिकॉर्ड करना चाह रहा है तो वो एक्रूअल बेसिस पे नहीं करे, बल्कि उसको बुक कैप करे जब उनसे वो पैसा रियलाइज हो जाए, दैट इज रिसीव हो जाए उनसे वो पैसा। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या रहेगा? तो यहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सबसेक्शन 1 और 2 लगेगा, सेक्शन 29 का। ये डील करता है फॉर्म और कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ठीक है। अब यहाँ से एक एमसीक्यू आ सकता है, एवरी बैंकिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द फॉर्म सेट आउट इन द 3rd शेड्यूल टू द एक्ट। कौन सा एक्ट? जो अभी हमने ऊपर देखा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ओके। एज नियर देयर टू एज द सर्कमस्टांसेज एडमिट। अब इसके फॉर्म ए ऑफ द 3rd शेड्यूल में क्या आता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के कंटेन्स द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, और फॉर्म बी के अंदर क्या आता है? कंटेन्स द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एवरी बैंकिंग कंपनी नीड्स टू कंप्लाई विद द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स अंडर द वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हर बैंकिंग कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना पड़ता है एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, रीड विद रूल 7 ऑफ द CAAR रूल्स 2014 इन सो फार एज दे अप्लाई टू बैंकिंग कंपनीज। अगर कोई कंपनी है तभी उसके ऊपर कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस लगेंगे और द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द ICAI। अब Audit of accounts. Subsection 1 of Section 30 of Banking Regulation Act requires that balance sheet or profit and loss account of banking company should be audited by a person duly qualified under any law, for example chartered accountant by the ICAI, for the time being enforced to be an auditor of companies. जो companies के लिए auditor रहेगा वही हमारे Banking Regulation Act के अंदर subsection 1 of Section 30 के अंदर auditor बन जाएगा बैंक्स का। अब एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन आपके सेक्शन 141 के अंदर कवर होगी कंपनीज एक्ट के, वहाँ से अपन लोग उनको रेफर कर देंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ये इंपॉर्टेंट है। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द रेलेवेंट इनेक्टमेंट्स द ऑडिटर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी इज टू बी अपॉइंटेड एट द AGM ऑफ द शेयर होल्डर्स। अगर हम लोग नॉर्मल प्रोविजंस को देखें तो वहाँ पे बैंकिंग कंपनी का ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा? AGM ऑफ द शेयर होल्डर्स के अंदर। वेयर एज अगर नेशनलाइज बैंक की बात आएंगी, यहाँ पे MCQ बनता है आपका, नेशनलाइज बैंक की बात आएगी, इज टू बी अपॉइंटेड बाय द बैंक कंसर्न एक्टिंग टू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है नेशनलाइज बैंक के वो उसको अप्रूव करेंगे। इन ईदर केस अप्रूवल ऑफ द RBI इज रिक्वायर्ड बिफोर द अपॉइंटमेंट इज मेड। दोनों केसेस में अप्रूवल ऑफ RBI रिक्वायर्ड है क्योंकि RBI सबसे मेजर बैंक है यहाँ पे इंडिया के अंदर। द ऑडिटर्स ऑफ द SBI आर टू बी अपॉइंटेड बाय CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसको हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 में कवर करेंगे, इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बहुत अच्छा है, यहाँ से MCQ तो 1-2 बन सकते हैं आपके पेपर में। द ऑडिटर्स ऑफ द सब्सिडरीज ऑफ द SBI आर टू बी अपॉइंटेड बाय द SBI। फिर वहाँ पर CAG या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। द ऑडिटर्स ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स आर टू बी अपॉइंटेड बाय बैंक्स कंसर्न विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये MCQ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। अब रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर कैसे डिसाइड होगा? The remuneration of auditor of a banking company is to be fixed in accordance with provisions of section 142 of Companies Act 2013। ये अपन लोग कंपनीज एक्ट के अंदर कवर करेंगे अपना कंपनी ऑडिट के अंदर। रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक और SBI इज टू बी फिक्स्ड बाय द RBI इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी आपके MCQ में पूछा जा सकता है। पावर ऑफ ऑडिटर क्या रहेगी? द ऑडिटर ऑफ बैंकिंग कंपनी, नेशनलाइज्ड बैंक, SBI, सब्सिडरी ऑफ SBI और रीजनल रूरल बैंक हैज़ द सेम पावर्स एज दोज ऑफ कंपनी ऑडिटर इन द मैटर्स ऑफ एक्सेस टू बुक्स। हाँ कि ऑडिटर को एक्सेस टू बुक्स दी जाएगी, अकाउंट्स की एक्सेस दी जाएगी, डॉक्यूमेंट्स की एक्सेस दी जाएगी और वाउचर्स की एक्सेस दी जाएगी। और अगर ऑडिटर किसी अपने स्टाफ से पूछना चाहता है बैंक के तो वो भी वो पूछ सकता है। अब यहाँ पर अपने ऑडिटर्स रिपोर्ट का फॉर्मेट दे रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ऑडिटर्स रिपोर्ट ये MTP अप्रैल 18 में आ चुका है और MTP अक्टूबर 18 के अंदर भी आ चुका है आपके क्वेश्चन, और ये आपके अटेम्प्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द केस ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स, द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेक अ रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन विच ही हैज़ टू स्टेट द फॉलोइंग। जब ऑडिटर नेशनलाइज्ड बैंक की ऑडिट कर रहा होगा तो उसको एक रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देनी पड़ेगी जिसके अंदर वो ये 4 पॉइंट्स बताएगा।
पहला पॉइंट, वेदर इन हिज ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बैंक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं बैंक के। एंड इन केस ही हैड कॉल्ड फॉर एनी एक्सप्लेनेशन और इन्फॉर्मेशन, अगर उसने बैंक से कोई एक्सप्लेनेशन या इन्फॉर्मेशन मांगी थी तो वेदर इट हैज़ बीन गिवन एंड वेदर इट इज़ सेटिस्फैक्ट्री, तो बैंक के मैनेजमेंट ने या TCWG ने उसको वो इन्फॉर्मेशन दी और वो सेटिस्फैक्ट्री थी या नहीं थी, ये अपन लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे रहे हैं। Whether or not the transactions of the bank which have come to his notice have been within the powers of the bank, जैसे बहुत सारे बैंक के अंदर पावर्स रहती हैं, जैसे कोई ब्रांच है तो उसकी एडवांस की लिमिट 5 करोड़ देने की तक की है, अगर 5 करोड़ से ज़्यादा की ज़्यादा है तो वो ऊपर वाले बैंक के पास जाएगा, तो वो जो उसने लिमिट्स दे रखी हैं वो ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं उसके अंदर वो पावर्स ऑफ द बैंक हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये अपन को सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा अपनी रिपोर्ट के अंदर। वेदर और नॉट द रिटर्न्स रिसीव्ड फ्रॉम द ऑफिसेज और ब्रांचेज ऑफ द बैंक हैव बीन फाउंड एडिकेट, जो बैंक ब्रांचेस से रिटर्न्स या फिर ऑफिस से रिटर्न्स मिले हैं वो एडिकेट थे फॉर द पर्पज ऑफ हिज ऑडिट एंड एनी अदर मैटर विच ही कंसिडर्स शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर देगा। अब SBI के ऑडिटर्स के लिए आ रही है, द रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर्स ऑफ SBI इज ऑल्सो टू बी मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन द केस ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स। ठीक है, यहाँ पर अपन लोग अपनी इस वीडियो को पॉज करते हैं इस क्लास को, और अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लोग आगे से डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, LFAR है, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड टू RBI है, ये कुछ भी अभी तक पेपर में नहीं पूछे गए हैं, सब आपके अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, होप you are liking these videos. Subscribe the channel and press the bell icon so as to receive the notifications of our new videos. Share these videos with your friends too. Study hard and make your parents feel proud. Jai Jinendra.